नमस्कार। आज हम एक ऐसे बाजार की बात करेंगे जिसे अर्थशास्त्र की किताबों में अक्सर आदर्श माना जाता है, पूर्ण प्रतियोगिता। जी। पर सवाल यह है कि इसे आदर्श क्यों कहते हैं और क्या ऐसा बाजार असल दुनिया में कहीं है भी? हमारे पास जो स्रोत हैं उसी के आधार पर इसे समझने की कोशिश करते हैं आज। बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है, देखिए, कि ये मुख्य रूप से एक सोचने का मॉडल है, एक थ्योरी। अच्छा, एक मॉडल। हाँ, ये हमें दिखाता है कि अगर कोई बाजार एकदम परफेक्ट तरीके से काम करे, मतलब बिना किसी रुकावट, पूरी जानकारी के साथ, तो चीजों की कीमतें और उनका उत्पादन कैसे तय होगा। असल दुनिया के बाजारों को परखने का एक पैमाना बन जाता है ये। ठीक है, तो ये परफेक्ट या पूर्ण प्रतियोगिता ये है क्या चीज आखिर? आसान शब्दों में अगर कहें तो। हाँ, देखिए, आसान शब्दों में ये एक ऐसा बाजार है जहाँ खरीदार भी बहुत सारे हैं और बेचने वाले भी बहुत सारे। ये अनगिनत समझ लीजिए। जी बिल्कुल। और सब बिल्कुल एक जैसा सामान बेच रहे हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट जिसे कहते हैं। एक जैसा जैसे जैसी मान लीजिए कोई खास किस्म का अनाज, गेहूं समझ लीजिए। और सबसे बड़ी बात, कोई भी अकेला खरीदार या बेचने वाला इतना बड़ा नहीं कि दाम पर असर डाल सके। अच्छा। सब बाजार में जो दाम चल रहा है उसे मान लेते हैं, मतलब प्राइस टेकर्स होते हैं। मूल्य स्वीकारक। और इसमें एक और खास बात है, कोई भी नई कंपनी जब चाहे इस बाजार में आ सकती है और पुरानी कंपनी जब चाहे छोड़कर जा सकती है, मतलब फ्री एंट्री और एग्जिट। कोई रोक टोक नहीं। कोई रोक टोक नहीं। इसी खुली एंट्री एग्जिट की वजह से एक दिलचस्प नतीजा निकलता है। लंबे समय में कोई भी कंपनी सिर्फ जिसे कहते हैं सामान्य मुनाफा ही कमा पाती है। सामान्य मुनाफा मतलब बस लागत निकल रही है। हाँ, आर्थिक मुनाफा शून्य हो जाता है, मतलब लागत के ऊपर कुछ खास बचता नहीं। लेकिन ये सब होने के लिए कुछ शर्तें भी तो होंगी। स्रोत में कई मान्यताओं का जिक्र है। जी, काफी मान्यताएं हैं। जैसे बहुत सारे खरीदार विक्रेता, ये तो आपने बताया। फिर सबका माल हूबहू एक जैसा, आसान एंट्री एग्जिट और सबको बाजार की पूरी खबर, परफेक्ट नॉलेज। हाँ, परफेक्ट नॉलेज। उत्पादन के साधन आसानी से कहीं भी आ जा सके, कोई सरकारी दखलंदाजी नहीं, और तो और सामान लाने ले जाने का कोई खर्च नहीं, शून्य परिवहन लागत। जी, शून्य परिवहन लागत। सुनने में ही ये शर्तें थोड़ी वो अवास्तविक सी लगती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, खासकर सबको सब कुछ पता होना और ट्रांसपोर्ट का कोई खर्चा ना होना, ये असलियत में मुमकिन नहीं लगता। और यहीं से ये मॉडल थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि ये हमें एक बेंचमार्क देता है, दिखाता है कि असल दुनिया इन आदर्श स्थितियों से कितनी दूर है और क्यों है। अच्छा, मान लीजिए अगर ये बाजार सच में होता तो इसमें चीजों का दाम कैसे तय होता? क्या कोई कंपनी अपना दाम खुद रखती? नहीं, जैसा हमने कहा, सब मूल्य स्वीकारक हैं। दाम तो पूरे बाजार की कुल मांग और कुल सप्लाई से तय होता है, जहां दोनों बराबर हों। ओके, मार्केट डिमांड और सप्लाई से। जी। अब हर एक अकेली कंपनी इसी तय दाम पे जितना चाहे माल बेच सकती है। उसकी कोशिश होती है कि वो उतना माल बनाए जहां एक और इकाई बनाने का खर्चा, यानी सीमांत लागत, यानी एमसी, मार्जिनल कॉस्ट, हाँ, उस इकाई से होने वाली कमाई, यानी सीमांत राजस्व या एमआर, के ठीक बराबर हो जाए। MC इज इक्वल टू MR और MC बढ़ रहा हो। अच्छा, वहीं पे मुनाफा सबसे ज्यादा होगा। बिल्कुल। और लंबी अवधि में तो दाम इतना गिर जाता है कि वो औसत लागत, एवरेज कॉस्ट, के सबसे निचले बिंदु के बराबर हो जाता है। मतलब P इज इक्वल्स टू MC इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू मिनिमम AC। जी, यानी कंपनी सिर्फ अपनी लागत ही निकाल पाती है। तो फिर इसके फायदे क्या हुए? अगर कोई अतिरिक्त मुनाफा ही नहीं कमा पा रहा, ये तो थोड़ा अजीब है। अजीब लगता है फर्म के नजरिए से, लेकिन देखिए, समाज या उपभोक्ता के नजरिए से इसके फायदे हैं। क्योंकि इतनी तगड़ी प्रतिस्पर्धा है, कंपनियां सबसे कम संभव लागत पर उत्पादन करती हैं। अच्छा, एफिशिएंसी। हाँ, संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल होता है, उपभोक्ताओं को सबसे कम कीमत पर सामान मिलता है। और क्योंकि सबका माल एक जैसा है, विज्ञापन वगैरह पर कोई फालतू खर्च नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी हुआ कि कंपनियों के पास कुछ नया करने, कोई बेहतर प्रोडक्ट बनाने का, मतलब इनोवेशन का कोई प्रोत्साहन ही नहीं है। सही पकड़ा आपने, ये इसकी एक बड़ी कमी है। क्योंकि अगर वो कुछ अलग बनाएंगी तो वो एक जैसा माल वाली शर्त टूट जाएगी। बिल्कुल। और अगर अतिरिक्त मुनाफा कमाने ही नहीं सकती, तो फिर रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च क्यों करेंगी? नवाचार की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। और उपभोक्ताओं को भी प्रोडक्ट में कोई वैरायटी नहीं मिलती, सब कुछ स्टैंडर्ड। जी, ये अवास्तविक मान्यताओं का ही एक नतीजा है।
तो क्या ये मॉडल सिर्फ खिताबी बात है या कहीं असल दुनिया में इसके आसपास का कोई बाजार दिखता है? देखिए, स्रोत बताता है कि कुछ बाजार इसके काफी नजदीक आते हैं। पूरी तरह से परफेक्ट तो शायद कोई नहीं, पर काफी हद तक। जैसे कुछ कृषि जिन्सों के बाजार, गेहूं, मक्का, जहां बहुत सारे किसान होते हैं, उत्पाद काफी मिलता जुलता होता है, जानकारी भी ठीक ठाक होती है। हाँ, मंडियों में जैसे। जी, या फिर स्टॉक एक्सचेंज या विदेशी मुद्रा बाजार, वहां भी एक ही कंपनी के शेयर या एक ही देश की मुद्रा का व्यापार होता है। खरीदार विक्रेता बहुत होते हैं और कीमतें काफी हद तक मांग आपूर्ति से तय होती हैं। अच्छा, ये दिलचस्प उदाहरण है। हाँ, ये पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, पर उस मॉडल के करीब है। तो कुल मिला के पूर्ण प्रतियोगिता एक तरह की सैद्धांतिक कसौटी है जो दिखाती है कि अगर सब कुछ परफेक्ट हो तो बाजार कितना कुशल हो सकता है, कीमतें लागत के कितने करीब हो सकती हैं। बिल्कुल। और भले ये हकीकत में ना मिले, ये हमें असल दुनिया के बाजारों की अपूर्णताओं को समझने में मदद करता है। अपूर्णताएं? जैसे जब किसी बाजार में जानकारी की कमी होती है या नई कंपनियों के आने में रुकावटें होती हैं या कुछ ही बड़ी कंपनियां होती हैं, तो हम इस मॉडल से तुलना करके समझ पाते हैं कि कीमतें क्यों ज्यादा हैं या संसाधन ठीक से इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहे। मतलब ये उन कमियों को पहचानने और शायद सुधारने के बारे में सोचने का एक आधार देता है। जी बिल्कुल, ये विश्लेषण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है। यहाँ एक आखिरी सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं अपने श्रोताओं के लिए। अगर सबसे कुशल माना जाने वाला बाजार यानी पूर्ण प्रतियोगिता नई चीजें लाने को, इनोवेशन को प्रेरित नहीं करता, तो क्या बाजार में थोड़ी बहुत अपूर्णता, थोड़ा कंपटीशन जो प्रोडक्ट को अलग बनाने पर आधारित हो, क्या वो लंबे दौड़ में उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? सोचने वाली बात है। बहुत